हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नीट का आपका कैसे स्टडी करना है, कैसे आपका एंट्रेंस होगा, उसके बारे में आपको गाइड करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो कि फ़िलहाल टॉपर है, ठीक है, जिनको बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अपना इवैल्यूएशन करना है तो आप अन अकेडमी पे जाके, जो एवरी संडे अन अकेडमी कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट, वो दे सकते हैं। अगर आप टॉप 3 में आए तो आपको जो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा और कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। अगर आपका रैंक 150 स्टूडेंट में का आता है तो भी आपको बहुत सारे एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे। अभी अन अकेडमी क्यों, वहाँ पे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर्म में, वहाँ पे बेस्ट ट्यूटर्स है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइडर है, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए आप अन अकेडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज अन अकेडमी के फ्री भी है, वहाँ पे भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरे कोड को यूज़ करो, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। स्टूडेंट, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं सिद्धि अकलाड़े से, जो कि लास्ट ईयर नीट में जिसने 660 स्कोर किया है। हम लोग उनसे जानेंगे कि क्या उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, क्या ऐसे बातें हैं, क्या ऐसे स्टडी का शेड्यूल होता है जिससे उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया और अभी वो मुंबई के जीएस स्टेट कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। तो सिद्धि जी, आपका स्वागत है। आज हम आपने अच्छा टाइम दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने 12th में कैसे पढ़ाई किया, बोर्ड के ऊपर कितना ध्यान दिया था, नीट के ऊपर कितना ध्यान दिया था, और रेफरेंस बुक का क्या यूज किया था आपने? ओके। तो 12th में मैंने मैक्सिमम टाइम जो था वो नीट के प्रिपरेशन के लिए दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नीट कर रही हूँ तो मेरा बोर्ड्स साइड बाय साइड हो ही जा रहा है। क्योंकि 80% जो सिलेबस है, 80% जो थ्योरी मैटर है, 80% जो कॉन्सेप्ट्स है, वो स्टेट बोर्ड में हो या फिर आईसीएसई बोर्ड में हो या फिर आप कौन से भी 12th को पकड़ लो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। और मेरा जो प्रिपरेशन चल रहा था, मेरा फोकस एक ही था कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो आई वाज लाइक मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग नीट। ओके। तो मैंने बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे 12th में सिर्फ नीट ही देखा, नीट का ही प्रिपरेशन किया। और बस जब 15 डेज बाकी थे बोर्ड्स के लिए, तब मैंने बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया। और अच्छा, तो रेफरेंस आपने बुक आपने यहाँ पे जो नीट का प्रिपरेशन किया, तो वो 12th से किया था कि एट द स्टार्ट ऑफ 11 से किया था? कैसे मैनेज कैसे किया? क्योंकि मेरा नीट जैसे ही 10th खत्म हो गया, वैसे 10th ही के मैंने बाद, नीट का प्रिपरेशन। हाँ। तो आप क्या मैसेज देंगे कि आपको नीट का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 7th 8th से चालू कर देते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो 12 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ड्रॉप लेके भी करते हैं। बट द आइडियल टाइम इज लाइक, अगर आइडियली देखा जाए तो 11 से स्टार्ट करें, देन दैट इज वेल एंड गुड। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर जो बच्चे 7th 8th से प्रिपेयर करते हैं उनका फोकस नीट बन जाता है, तो वो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर जो भी अदर सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, उस पे उनका फोकस कम हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और ड्रॉप लेके ईयर वेस्ट हो जाता है। तो आपने कैसे किया, मतलब 12th में इतना स्टडी करने के लिए क्या आपने सोशल मीडिया से दूर रहे, अपने अदर एक्टिविटीज बंद किया, आपने कैसे ये जो सोशल वर्ल्ड है इससे आप कैसे बचे, या फिर आप यूज करते थे फिर भी टाइम मैनेज करते थे, कैसे होता था आपके साथ? वैसे तो मैंने सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप चालू था, इंस्टा और वो सब बाकी चीजें जो है, उनसे वो मुझे काफी डिस्ट्रैक्टिंग लगते थे। rather than being a stress bursting factor, they दे हम उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं और हम काफी टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। आर्ट होता है पंद्रह तो मिनट फिर हाँ। है, 1 घंटा 2 घंटा कितना पता नहीं वैसे। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके वजह से इंस्टा वगैरह मैंने नहीं किया था। और बाकी कुछ जो चीज़ें थे वो तो हमें इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, व्हाट्सएप ये वो, तो दैट वाज देयर विद मी। एंड अगर देखा जाए तो
अब बाकी जो एंटरटेनमेंट वाले फैक्टर्स थे, फ्रेंड्स वाले जो कुछ कुछ होता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए मैंने 11th में हर महीने में कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी करती थी। जैसे मैंने कुछ दिन गरबा किया, कुछ दिन जिम किया, कुछ दिन स्पोर्ट्स किया, डिपेंडिंग अपॉन जैसे भी मन करता था, क्योंकि मुझे मेरा जो एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है, एक काइंड ऑफ जो स्टैमिना है, वो मुझे 2 साल के लिए टिकाना था। तो आई नीड समथिंग कि जो मुझे एनर्जाइज़ हमेशा कर सके। कुछ तो अलग हाँ, पढ़ाई से। और फ्रेंड्स के लिए हिसाब से अगर देखा जाए, जो बेसिकली 11th-12th में इतनी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें अटेंशन देने के लिए हमारे पेरेंट्स काफ़ी होते हैं। यहाँ पे तो तो सिचुएशन या फिर सिनेरियो अलग होता है। जब 10th में बच्चे बाहर जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, तो बात ऐसा होता है कि उनको फ्रेंड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, अभी के माहौल में। हाँ, बट अगर आपका मोटो को मो मैंने जैसे देखा है, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जिनका अच्छे कॉलेज में हो गया, उनका मोटो नीट था, उनका मोटो फ्रेंड्स बनाना नहीं था। तो हर किसी का अपना-अपना एक मोटो होता है। तो मैंने ऐसे फ्रेंड्स बनाए थे, बहुत कम फ्रेंड्स बनाए थे, लेकिन फिर उनसे लिमिटेड कॉन्टैक्ट, ताकि उनके वजह से या फिर मेरे वजह से उनको कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ओके, तो 12th में आप कैसे स्टडी का आपका शेड्यूल कैसे होता था? दिन भर का आप कैसे प्लान करते थे? ओके, तो स्टडी का मेरा 6 घंटे कोचिंग होता था, एंड उसके बाद मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती थी, थोड़ा, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे माइंड को रेस्ट दो। नहीं तो फिर वो जो चीज़ें तुम सीखते हो, वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म में तो चली जाती है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस होने के लिए यू नीड स्लीप, यू नीड रेस्ट। तो वो सब हो जाने के बाद आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अराउंड 6 आवर्स, आई गेस, डे ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर। ओके, 6 आवर्स आप डेली स्टडी करते थे, ठीक है। तो आप हाँ, कौन से बुक रेफर करते थे स्टडी के टाइम? कैसे आप करते थे? बुक्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मेरा एक फंडा लाइक हमेशा से रहा है कि एक बुक 100 बार पढ़ना कभी भी बेहतर है 100 बुक एक-एक बार पढ़ना। तो मेरा वही था, मैंने कोचिंग जॉइन की थी, मैंने कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया, ब्लाइंडली उन मटेरियल पे फोकस किया, और एनसीईआरटी ऑब्वियसली। तो अगर देखा जाए, अगर आप कोई अच्छे कोचिंग में हो, देन गो फॉर दैट। आप सिर्फ उन्हें, उनके टीचर्स को और एनसीईआरटी पे पूरा भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, दैट नहीं, सारा सिलेबस तुमने जो पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस उसी में से आएँगे। अगर आप कोई कोचिंग में नहीं हो, तो फिर ऐसे कुछ-कुछ बहुत सारे आपको मार्केट में बुक्स देखने के लिए मिलेंगे। बट जो बाकियों के लिए सही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए भी सही हो। जैसे अगर मेरा एक था कि अगर मेरे को कोई छोटे-छोटे मैं बहुत लेंथी नहीं पढ़ सकती थी, या फिर मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था, मैं हर चीज़ को डिटेल में लेके जाती थी। तो मुझे लगा कि मेरे लिए रेफरेंस बुक को रेफर करना इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल। जिन लोगों को रेफरेंस बुक से करने आता है, आप रेफरेंस बुक फ़ॉलो करें। जिनको चाहिए कि आपको कोई एक अच्छा खासा मटेरियल मिल जाए नोट्स के फॉर्म में, या फिर कोई थोड़ा-सा नीट पे फ़ोकस रखा, एक फोकस ओरिएंटेशन, नोट्स चाहिए ऐसे कि फ़ोकस नोट्स। रेफरेंस बुक में क्या होता है कि रेफरेंस बुक इतने बड़े रहते हैं कि कौन सा पढ़े वो समझता नहीं है। हाँ, तो बेटर कि कम पढ़े लेकिन वही अच्छा पढ़े, सिंपल है ऐसे। हाँ। तो उसके लिए आपको फोकस नोट्स फॉलो करने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, तो उसके लिए क्या सजेशन है? मतलब वो कहाँ से पढ़ सकता है? ओके, तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ बताऊँगी। बायो के लिए आप मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी थॉरोली करें। आप एनसीईआरटी से अगर थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं, देन यू हैव दैट सम काइंड ऑफ यूट्यूब पे वीडियोज़ है, कहीं न कहीं से आपको किसी न किसी कोचिंग के मटेरियल मिल जाएगा, अगर आप ढूँढोगे तो गो फॉर दैट। लेकिन मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री में आपको जो एनसीईआरटी है, वो आपको थ्योरी के लिए अच्छी है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप थ्योरी करोगे एनसीईआरटी से और आपके क्वेश्चंस बन जाएँगे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक रेफर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े तो चलेगा,
बट आपको एक अच्छे नोट्स या फिर कोई अच्छा टीचर या फिर अच्छी रेफरेंस बुक, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड से सुना है कि DC पांडे, RD शर्मा जो बुक्स है वो काफी अच्छी है, नीट ओरिएंटेड है बेसिकली। तो अगर आप वो करते हो तो आपका एक काफी अच्छा बेस बन जाएगा नीट के लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने से कुछ हेल्प मिलती है, या फिर कितने ईयर के पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे? ऐसा आपको अगर 500 से ऊपर जाना है तो आपको कितना करना चाहिए? 10 ईयर के, 15 साल के, कितने पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए? जितना मैंने सुना है, बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते ही करते हैं, बाकी कुछ करे या ना करे। बट तुम अगर अगर हम सिर्फ वो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे जा रहे रैंडमली, इससे हम ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि हमें इतने 500 के ऊपर मार्क्स आ ही जाएंगे। करेक्ट। हमें किस तरह से वो क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने चाहिए या फिर उनका किस तरह से यूज करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस। अभी अगर तुम प्रीवियस या पेपर्स देख रहे हो, अभी कैसे हो गया, अगर आप रिसेंट 2-3 इयर्स में जो नीट का जो पैटर्न चल रहा है, इट्स कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी के बाहर का एक कॉन्सेप्ट नहीं आता, एक थ्योरी पार्ट नहीं आता। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स रेफर करें, तब आप जो भी आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है, उनको ऐसे इग्नोर कर दे उनके लिए, या फिर उनके बारे में सोच के अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अरे मेरा क्या होगा, ये थॉट्स ना लाए। क्योंकि और इस अगर आपको बूस्टअप होना है तो लास्ट 2 इयर्स के पेपर देख लो, आपके वैसे ही आप बूस्टअप हो जाओगे, क्योंकि वो काफी इजी रहे हैं। और अगर हाँ, और प्रीवियस ईयर पेपर्स करते वक्त आप उसमें एक ही क्वेश्चन पे एक आपको ये ध्यान में रखना है कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है, हर चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नीट ऐसा एक एग्जाम है जिसमें एक एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही हमेशा बार बार रिपीट होके थोड़ा सा ट्विस्ट करके आते हैं। तो आपको वो चीज, बाकी ठीक है, बाकी हर किसी को सब चीज आएगा ये अपन नहीं गारंटी दे सकते। तो इतना मेक श्योर करना है कि वो जो है वो तो मुझे आना चाहिए। फिर उसके लिए आप किसी की हेल्प लो, आपके 4 बुक्स पढ़ो, आप उसके लिए 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो जो टॉपिक्स है, वो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वो आपको आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप अपन को पता है कि क्या आने वाला है, अगर फिर भी अपन उसमें मेहनत नहीं कर रहे तो क्या फायदा पता होके। इज डिफरेंट कि करना ही नहीं है, फिर नीट करना ही क्यों है? बात ऐसे हाँ, हो जाती है कि अगर मेहनत नहीं करना तो नीट नहीं करना, नीट नहीं नीट करना नहीं तो करना। फायदा नहीं है कुछ। ठीक है। तो हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में एक अलग ही प्रेशर होता है। तो एक तो 3 आवर्स का पेपर आपका, उसमें टाइम मैनेज कैसे करें, फिजिक्स पहले, केमिस्ट्री पहले, बायो पहले, कौन सा करने का, कैसे करने का, तो टाइम मैनेजमेंट तब एग्जाम हॉल में कैसे करें, और वो जो प्रेशर होता है एग्जाम का, उसे कैसे हैंडल करें? प्रेशर के बारे में हम बाद में आते हैं, पहले मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पहले बायो सॉल्व करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मोस्टली बच्चों का यही होता है, बट इसके पीछे का भी एक लॉजिकल रीजन है। जैसे बायो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं कॉन्फिडेंस देगा और मार्क्स भी देगा। तो पहले बायो करना है। अभी सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, आपके लास्ट में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, और आपको उसमें 40 क्वेश्चन बायो के बचे हैं और 20 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं। तो अगर आप लास्ट के 20 मिनट, प्रेशर इतना होता है, टाइम का इतना होता है, OMR फील करना होता है, उसमें अगर आप बायो के 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गलती तो बहुत होगी लास्ट दैट 20 मिनट्स में। रॉन्ग हो और हाँ, तो सपोज आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, एक काइंड ऑफ आपके, आप जितने क्वेश्चन करे अभी सब 25% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो 40 में से 10 क्वेश्चन गलत होना इज बहुत ज्यादा। एज कम्पेयर टू आप लास्ट में फिजिक्स करो, वैसे भी गलत तो होने ही वाले होते हैं उसमें से वैसे तो उसमें फिर आपका 25%, अगर आपको प्रेशर की वजह से या फिर वो गलतियां होने वाली है, तो आपके 5 क्वेश्चन गलत होना कहीं ना कहीं बेटर है 10 क्वेश्चन गलत होने से। इसीलिए पहले बायो सॉल्व करें, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका जो स्ट्रांग है वो पहले ही सॉल्व करें, एंड जो आपका वीक है वो बाद में सॉल्व करें। तो और हमेशा जब भी आप पेपर देने जाओ तो इतना माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को
ज्यादा से ज्यादा बायो में 45 मिनट्स लगे, 60 मिनट्स केमिस्ट्री के लिए लगे, और बचा हुआ टाइम है फिजिक्स को दूं। अगर सपोज आपका ऐसा होता है कि मेरे को बायो को 30 मिनट में हो गया तो वेल एंड गुड। 45 मिनट से अगर ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, लीव, स्विच टू केमिस्ट्री, क्योंकि फिर आपको फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। लास्ट में टाइम बचता है, फिर बाद में आप फिर से बायो पे आ सकते हो, लेकिन फिर खींचता चला जाएगा टाइम, क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। अरे मेरा 45 मिनट्स में डिसाइडेड था कि बायो कंप्लीट करना है, लेकिन कंप्लीट तो होता नहीं है। तो उसके लिए पहले आप केमिस्ट्री पे स्विच करो, ताकि बाद में आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो सके। और क्वेश्चन कैसे प्रेशर अटेंड करना है? क्वेश्चन जो है क्या? वो अटेंड कैसे करना है, कि मतलब जो अपने को करेक्ट आ रहा है वही अटेंड करना है, या फिर गेस भी कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या चांस लेना चाहिए गेसिंग का ऐसे? ओके, तो मैं क्या करती थी कि मैं हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में लेती थी। जैसे अभी मैं बायो का पहले सॉल्व कर रही हूँ, मेरे से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो आराम से बन रहे, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं, आई एम कंप्लीटली श्योर कि ये तो मेरा सही जाने वाला है। तो पहले मैं सॉल्व कर दिया। जैसे अभी 30 मिनट्स में सपोज मेरे वो 70 क्वेश्चन हो गए, तो मेरे जो बाकी के 20 क्वेश्चन है मैं उनमें से देखती थी मैं अभी कितना कौन से मैं कर सकती हूँ, मुझे अभी 50-50 हो, कभी कभी 25% जो प्रोबेबिलिटी होता है राइट आने के, तो उस पे से डिसाइड करती थी कि मुझे इनमें से अटेंड करना है या नहीं। अभी वो क्वेश्चंस मैंने वहीं पे होल्ड पे रख दिए। मैंने केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, सेम। अगर लास्ट में सपोज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा स्कोर 600 के ऊपर जाने वाला है, तो मैं रिस्क लूंगी, क्योंकि जो राइट आने के चांसेस है, जैसे अभी सपोज मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो जो 50% प्रोबेबिलिटी राइट आने की थी, तो अगर मेरे 10 के 10 गलत हो जाते तब मेरे -10 हो गए। अगर इवन मेरे 8 भी गलत आ गए, फिर भी मेरा जो स्कोर है वो ना बढ़ेगा ना ज्यादा कम कम होगा। करेक्ट। हाँ। तो इसलिए तो चांस लेना चाहिए, अगर पहले के अटेम्प्ट सब करेक्ट हो, इसका श्योरिटी हो हाँ तभी। मतलब जितने हाँ सॉल्व किए वो पता है कि ये सही है, तो चांस लेना चाहिए, ऐसे आप सोचते हैं? हाँ। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप मतलब क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या है, आप क्या करना चाहते हो आगे? अभी तो एमबीबीएस कर रही हूँ। फिर पीजी के लिए मेरी जो लाइक मुझे पीजी साइकेट्री में करना है, तो लेट्स सी। मतलब नीट का जो भी स्टूडेंट सपना देखता है कि नीट करे, तो उसके लिए एक गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक जाना है नीट करने के बाद। मतलब ये नहीं कि बस मेडिकल में जाना है, कहाँ तक जाना है, कि वो क्लियरिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा सोचते हो कि जैसे आपने बोला आपको एमडी करना है, वैसे ही स्टूडेंट के लिए एक गोल फिक्स होना चाहिए कि उसको कहाँ तक पहुंचना है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि स्टूडेंट को होना चाहिए, उनका कुछ गोल होना चाहिए, या फिर उनको बाद में फर्स्ट सेकेंड ईयर में डिसाइड करना चाहिए कि वो आगे क्या करें ऐसे? अभी आपको नीट देना है, आप नीट पे फोकस करो। ये सारी चीजें जब आनी होती है तब आ जाती है। मतलब अगर मुझे सपोज आपको क्लियरिटी है, आपको आपका बचपन से सपना ही रहा है कि मेरे को पेडियाट्रिशियन बनना है, मेरे को न्यूरोसर्जन बनना है, मेरे को ये बनना है वो बनना है, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आप ये मत सोचो कि मुझे एमबीबीएस करना है, फिर मुझे पीजी इसमें करना है, उसमें करना है। पहले आप एमबीबीएस तो करो, आप बाकी की फ्यूचर प्लानिंग में टाइम वेस्ट मत करो। आप जो है अभी जितना प्रेजेंट पे फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अभी क्या एक की फैक्टर था जिसके वजह से आपको 500 प्लस मार्क्स मिले? आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्या फैक्टर था कि आपको क्यों मिले मार्क्स? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और गिव अप ना करना इज द फैक्टर। सबको बोर होता है, सबको यू नो दैट एक इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन। सबको होता है। ठीक है, हो रहा है, 2 दिन ब्रेक ले लिया, लेकिन तीसरे दिन फिर से बैठना है, क्योंकि मुझे बनना था, मुझे करना है। ये हमेशा से एक मोटिवेटिंग फैक्टर या फिर एक तरह का इंस्पिरेशन रहा है। बोर हो रहा है, होने दो, सबको हो रहा है, सबके सब घर पे बैठे, बट ठीक है, 2 दिन एंजॉय कर लो, रिलैक्स कर लो, फिर से चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और दूसरा जो एक फैक्टर होता है, गिव अप ना करना। प्रेशर किसको नहीं होता है? 700 वाले बच्चे को भी प्रेशर होता है, उसको 720 लाने होते हैं, 500 वालों को 550 लाने होते हैं, सबको प्रेशर होता है। बट आप उसे, लेकिन इतना तो क्लियर है कि सबको एमबीबीएस नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो इसको हैंडल कर सकता है। तो आप खुद को ये बताओ, मैं अगर हैंडल कर लूंगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे को एमबीबीएस का सीट मिल जाए। तो इस तरह से आपको खुद को ट्राई करना है कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे करते रहना है, कितना भी कुछ हो मुझे करना है। मतलब कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ कि अगर आप करते रहोगे तो एक ना दिन उधर तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप प्रेशर हाँ की वजह से बीच में छोड़ रहे हैं तो चांसेस है कि आपका मार्क्स कम आए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको एमबीबीएस ना मिले। लेकिन अगर आप हाँ करते रहोगे तो बेटर है कि आपको मिल ही जाएगा एमबीबीएस। तो ये सब है की फैक्टर्स। ठीक है।